हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के फर्स्ट पार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि नेशनलिज्म क्या होता है। हमने फ्रेडरिक सेल्यू की पेंटिंग को डिस्कस किया था। अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे आगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने ऑलरेडी 9th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा 4 जुलाई 1789 की वो घटना जिसके द्वारा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। ओके, तो 1789 ये वो साल था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसी ने लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावनाओं को जागृत किया। लोग सोचने लगे कि नेशनलिज्म होता क्या है, किस तरीके से एक राजा का राज्य की जगह प्रजा का राज आ सकता है, प्रजा अपने हिसाब से अपने राज्य को बना सकती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना के पहले यानी कि 1789 के पहले फ्रांस में मोनार्की रूल था, मतलब राजा वहां राज्य किया करते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। वहां पे बहुत से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए। इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के कारण सत्ता राजा के हाथ से प्रजा के हाथ में चली गई और ये रिवॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट था हिस्ट्री के लिए कि इसने पूरे वर्ल्ड को यह बता दिया कि प्रजा ही, वहां पे रहने वाले सिटीजन ही जानते हैं कि उनका नेशन कैसे बनाना है। उन्हीं को यह अधिकार है कि वे अपने नेशन को अपने हिसाब से बना सके। उनके रूल रेगुलेशन, उनकी हर एक चीजों का अधिकार राजा के हाथ में नहीं, प्रजा के हाथ में होना चाहिए था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रांस में किए। जैसे उन्होंने फादरलैंड का कंसेप्ट लेकर आए। फादरलैंड मीन्स मातृभूमि। जिस तरीके से आज इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड है, वैसे फादरलैंड का कंसेप्ट फ्रांस में लेकर आया गया। इसके अलावा उन्होंने सिटीजनशिप भी लेकर आई। इस सिटीजनशिप को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, संवैधानिक उसको अधिकार दिया। इसके तहत वहां पे रहने वाले जितने भी सिटीजन थे, मतलब फ्रांस पे रहने वाले जितने भी सिटीजन थे, उनको सबको समान अधिकार था। किसी को भी कम अधिकार नहीं था। सबको प्रॉपर वोटिंग राइट, रहने की जगह, उनका परिवार और बहुत से बिजनेस करने की नई अपॉर्चुनिटी उस समय प्रोवाइड हुई। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वहां के रिवॉल्यूशनरीज ने ट्राई कलर नेशनल फ्लैग लेकर आए। इससे पहले वहां पे मोनार्कियों का फ्लैग हुआ करता था, लेकिन उन्हें ट्राई कलर नेशनल फ्लैग लाया गया जिसमें लोगों को इकट्ठा किया गया और एक राष्ट्र की उन्होंने कल्पना की, एक नेशन की उन्होंने कल्पना की। इसके अलावा उन लोगों ने बहुत से और रिवॉल्यूशनरी स्टेप उठाए, जैसे कि उन्होंने बहुत से स्टोरीज, पोएम्स, हाइम्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उठ सके। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया गया फ्रांस में। जो पावर थी जिसको सेंट्रलाइज करके रखा गया था, वो सारी पावर नेशनल असेंबली के पास चली गई। हमने इसके बारे में पढ़ा है कि नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में उन्होंने बनाई थी, जिन्होंने राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ मैन बनाया था, चार्टर ऑफ मैन बनाया था, उन्होंने ये नया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया जिसमें लोगों को समान अधिकार था। कोई भी अधिकार किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं दिया गया था। इसके अलावा जो लैंड के ऊपर लगने वाली टैक्सेस है उसको भी एक समान कर दिया गया। वहाँ पर बहुत सी नई व्यवस्था लागू हुई, जैसे प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम और वेटेज सिस्टम लाया गया, वो भी इक्वल। होता ये था कि अलग अलग क्षेत्र में, फ्रांस में रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, हम लोग को सबको पता है। लेकिन फ्रांस में 1789 के बाद या 1789 के पहले भी अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम था। कहीं पे 1 मीटर को 90 सेंटीमीटर के तौर पे गिना जाता था, कहीं 80, कहीं 100 और कहीं 110 या 120। तो ये अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग था फ्रांस में रहने वाले लोगों के लिए। कहीं पे उन लोगों को फायदा होता और कहीं पे ट्रेडर्स लोग को नुकसान होता। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने एक यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम लेके आया, जिसमें उन्होंने हर एक मेजर को, चाहे वो वेट हो, चाहे वो लेंथ हो या और भी सारी चीज़ें हो, जो भी
ट्रेडर लोगों को इम्पोर्टेंट लगी, उनको उन्होंने इक्वल मेजर किया ताकि सब लोगों को फायदा हो सके और एक यूनिफॉर्मिटी नेशन में आ सके। इसके अलावा उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, होता ये था कि एक ही राज्य में कुछ चीज़ों को बेचने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स भी दिया जाता था फ्रांस में, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा बहुत से एक और रिवॉल्यूशनरी चीज़ जो फ्रांस ने उठाई वो ये थी कि जो लोकल लैंग्वेजेस थी, बहुत सी फ्रांस में लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, उसको उन्होंने समाप्त करके फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने एक प्रॉपर नेशनल लैंग्वेज के तौर पे आगे बढ़ाया। उन्होंने फ्रांस की लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को पेरिस में ही नहीं बाकी छोटे छोटे क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए बुक्स बनाए और भी बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पे लिखे ताकि लोग फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट कर सके, और ये प्रमोशन का काम उन लोगों ने आगे बढ़ाया। ओके बेटा। फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज ने अपनी डायनेस्टी माना कि जिस तरीके से फ्रांस एक नेशन स्टेट बना है, वहाँ पे राष्ट्रवाद आया है, उसी तरीके से वे चाहते थे कि नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशन स्टेट की बातें यूरोप के बाकी राज्य और सिटीज़ में पहुँच सके, और इसके लिए उन्होंने बहुत से स्टेप्स उठाए। ओके, जैसे ही ये खबर वहाँ पे एजुकेटेड लोगों को, मतलब यूरोप में रहने वाले एजुकेटेड लोगों को, स्टूडेंट लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को ये बात पता चली कि क्या घटना फ्रांस में घटी और किस तरीके से मोनार्की रूल ख़त्म करके उन लोगों ने वहाँ पे डेमोक्रेटिक एक नेशन स्टेट या नेशनल असेंबली स्थापना करी है, वैसे ही चीज़ें वे चाहते थे कि उनके राष्ट्र में हो। इसलिए सारे मिडिल क्लास, लिबरल लोग और एजुकेटेड लोगों ने मिल करके वहाँ पे जैकोबिन क्लब इस्टेब्लिश किया, जिनका काम था कि राष्ट्रवाद की भावना को, नेशन स्टेट की भावना को लोगों तक पहुँचाना। जैकोबिन क्लब्स के कैंपेनिंग में उनके रिवॉल्यूशनरी आइडिया ने फ्रांस आर्मी को मौका दिया कि वे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की बातों को बाकी विदेश तक पहुंचा सके। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली तक 1790 तक नेशनलिज्म की बातें पहुंच चुकी थी। रिवॉल्यूशनरीज कैंपेनिंग वॉर के कारण फ्रांस की जो आर्मी थी वो नेशनलिज्म के आइडिया को लेकर के बाकी देशों में पहुंचने लगी, और उन्होंने वहाँ पे भी मोनार्की रूल ख़त्म करके नेशन स्टेट स्थापित करना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट, आपके सामने जो मैप दिख रहा है वो 1815 का मैप है यूरोप का। आपको वहाँ पे फ्रांस कंट्री दिख रही होगी। फ्रांस कंट्री के आसपास और भी बहुत से ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे फ्रांस कंट्री ने नेशनलिज्म के आइडिया को लेकर गए और उन सारी कंट्रियों को नेशन स्टेट बनाने के लिए उन्होंने हेल्प करी। कंट्रीज़ का नाम है जैसे नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, प्रूशिया, पोलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ तक फ्रांस की आर्मी पहुँची और उन्होंने वहाँ पे उन कंट्रीज़ को नेशन स्टेट बनाने में मदद करी। अब एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस हिस्ट्री के स्टेज में अपनी छाप छोड़ने के लिए आने वाला था, और वह है नेपोलियन बोनापार्ट। यस, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की आर्मी का चीफ था और उन्होंने फ्रांस में वापस मोनार्की लेकर आए, मोनार्की रूल लाया, डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म कर दी, और बाकी जो टेरिटरीज फ्रांस के अंदर थे वहाँ पे भी उन्होंने वापस मोनार्की रूल स्थापित किया। पूरी तरह से डेमोक्रेसी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। पर ये नुकसान फ्रांस को तो नेपोलियन के आने से हुआ, लेकिन बहुत सा फ़ायदा भी नेपोलियन ने फ्रांस और बाकी जो उसके अंडर टेरिटरीज थी वहाँ पे उसने पहुँचाए। नेपोलियन बोनापार्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में बहुत से क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज प्रिंसिपल और ऑर्डर लेकर आए, जिसके कारण वहाँ का जो सिस्टम है वो ज़्यादा रैशनल और इफ़ेक्टिव हो गया।
जैसे कि उन्होंने सिविल कोड 1804 लेकर आया, जिसे बाद में नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे उन्होंने जो प्रिविलेज लोगों को बर्थ के अकॉर्डिंग या जो उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है, जो उनके दादा परदादा ने स्थापित किए थे ज़मीन जायदाद और बाकी सारी चीज़ें, उसको हटा करके उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ को लेकर आए। जो प्रॉपर्टी का राइट था वो सारी प्रिविलेज कास्ट से लेकर के इक्वलिटी के तौर पे सारे लोगों को बांटा। इस सिविल कोड ने बहुत से जो रीजन थे फ्रांस के कंट्रोल में, वहाँ पे भी ये सेम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए, जैसे कि डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न को बहुत ही सिंपल कर दिया। उसने जो फूडल सिस्टम था, जैसे फूडल सिस्टम मतलब ज़मींदारी सिस्टम, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। और जो वहाँ पेशेंट्स थे और लेबर्स लोग थे, उनके हाथ पे जो ज़मीन थी वो उन्होंने पहुँचाई। सारे टाउन्स और ट्रेडर्स लोग जो थे, उनमें जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन था उसको उन्होंने हटा दिया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। जितने वहाँ के पेशेंट्स थे, वर्कर्स थे और जो न्यू बिजनेसमैन थे, उन लोगों को ये फ्रीडम बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें फलने फूलने लगी और बढ़ने लगी। नेपोलियन के ही कारण जो बिज़नेस करना था और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो समय से शुरू हुई थी, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते थे, वो सारी चीज़ें फलने फूलने लगी और आगे बढ़ने लगी। उसका एक कारण ये था कि यूनिफॉर्म लॉ और स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम एंड मेज़रमेंट सिस्टम लाया गया। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया था कि एक यूनिफॉर्म मेज़रमेंट सिस्टम लाया गया। सारे जो टेरिटरीज़ थे फ्रांस के अंडर, जितने भी टेरिटरीज़ थे, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड और बाकी सारे जो जर्मनी टेरिटरीज़ थे, वहाँ पे उन्होंने एक यूनिफॉर्म मेज़रमेंट सिस्टम लाया। सब जगह मेज़रमेंट और कॉस्ट और जो प्राइजेस थे वो सब इक्वल थे। जो टैक्स सिस्टम था उसको भी उन्होंने इक्वल कर दिया, लेकिन वो जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण नेपोलियन के रूल को इतने अच्छे से देखा नहीं जाता था। लोगों की फ्रीडम जाने लगी। मोनार्की रूल आने के कारण वहाँ पे लोगों को आज़ादी नहीं थी बोलने की, अपनी बातें रखने की। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव था, वो ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, लेकिन लोगों की फ्रीडम छीन रहा था। इसी कारण बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे फ्रांस आर्मी गई थी, वहाँ पे उनको मिला जुला मिक्स्ड रिएक्शन मिला। ओके, मिक्स्ड रिएक्शन से आप ये समझ सकते हैं कि लोगों का जो सोचने का तरीका था फ्रांस आर्मी को और उसके बनाए गए रूल्स को मानने का जो तरीका था, वो लोगों के बीच में मिक्स था। कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही थी और कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड के कई शहर थे, जैसे ब्रसेल, मेज, मिलान में फ्रांस आर्मियों को बहुत ही स्वतंत्र रूप से तोहफे दिए गए, गिफ्ट। फ्रांस आर्मी जब इन शहरों में पहुंची तो उन्हें तोहफे दिया गया, उनका स्वागत हुआ, बड़े जोश के साथ उनको अपने शहर में बुलाया गया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये उनकी परिस्थिति को सुधारने वाला है, मोनार्की रूल से उन्हें आज़ाद कराने वाला है और उनकी परिस्थिति सुधर जाएगी। और इस कारण उन लोगों ने जो सिविल कोड्स बने थे उनको दिल खोल करके उनका स्वागत किया और उसे अपना लिया। पर जल्दी ही जो ये उत्साह था वो दुश्मनी में बदल गया, क्योंकि जो ये नई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं दे रही थी। लोगों को बहुत सी आज़ादी उनकी छिन गई थी, जैसे कि सेंसरशिप आ गई थी। सेंसरशिप मीन्स बोलने की आज़ादी नहीं थी, प्रेस की आज़ादी नहीं थी, अपनी बातें रखने की आज़ादी नहीं। फ्रांस अपने नेशनलिज्म और नेशन स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस की सेना ने जबरन लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस लाए गए थे वो फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा पहुंचाने लगे। मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि नेशन स्टेट में कभी भी किसी भी जगह जबरन कब्जा करके उसे नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की भावना हम नहीं सिखा सकते। उन पे कब्जा करना, उनको हथियाना, ये राष्ट्रवाद के विरुद्ध काम है।
ओके, इसके डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये फ्रांस और उसके आसपास के क्षेत्र में हो रही थी। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे व्हाट इज़ नेपोलियनिक कोड, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय नेपोलियन, व्हाट आर द रिएक्शन दैट अदर नेशन शो टूवर्ड द फ्रांस आर्मी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनके बारे में लिखें और कुछ सर्च करें। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।